हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में मैं जिस एजुकेटर से बात करूंगी, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बट मैं डायरेक्ट उनका नाम नहीं बताऊंगी। आप गेस करिए कि आज हम किससे मिलने वाले हैं। आज के जो एजुकेटर है, ही इज़ द ऑथर ऑफ मोर देन 19 बुक्स। ही हैज़ मेंटर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें टॉप 10 रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी सर ने मेंटर किया है। ही हिमसेल्फ इज NTSC स्कॉलर, INPHO क्वालिफाइड, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट। गेस कर पा रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अगर अभी भी कंफ्यूजन है, सो ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT मुंबई, ऑल इंडिया रैंक 42। आई थिंक अब आप गेस कर चुके हैं। ही इज द मोस्ट व्यूड एजुकेटर इन IUQM स्ट्रीम। और अब भी आप गेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जो मैं बोलूंगी उससे आप 100% पहचानेंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो हाय गाइस, तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक दो अचीवमेंट छूटे तो नहीं ना सर? सब कवर हो गया है? हाँ, सब कवर हो गया मैम, बिल्कुल सारी चीजें कवर हो गई। तो सर आप बहुत पॉपुलर हैं यूट्यूब पर, बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप हमेशा ना सर बच्चों से एक एजुकेटर के तौर पर मिले, हमेशा उनको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं कि ऐसे पढ़ना है, ये टाइम टेबल होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे ये जानने में कि आपका स्टूडेंट लाइफ कैसा रहा है। यस, एक्चुअली मतलब हाँ, ये चीज़ तो है। लाइक मैंने क्या है ना, बहुत पहले ये सब चीज़ें कवर की थी ऑल्दो यूट्यूब के थ्रू, बट इट्स क्वाइट लॉन्ग एक्चुअली। मैं पिछले इनफैक्ट 3 सालों से आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ What I did as a student। बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स भी और मैं भी और बहुत सारे मेरे जैसे एजुकेटर्स जानना चाहेंगे प्रशांत जैन से द PJ सर तक का सफर। थैंक यू मैम। तो सर सबसे बेसिक क्वेश्चन, हाउ वाज योर लाइफ एज अ स्टूडेंट? मतलब आप स्टार्टिंग से ही एकेडमिकली इतने साउंड थे, नर्ड थे, इंट्रोवर्ट थे, नोटोरियस थे, कैसे थे सर? मतलब मैं अपने आप को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो आई वॉज अ वेरी वेरी नोटोरियस किड। ठीक है, मतलब मैं पढ़ाई में था भी नहीं। मेरे साथ ये चीज़ थी कि हम 3 भाई बहन हैं। तो एक मेरा बड़ा भाई है और एक मेरी छोटी बहन है। तो मेरा बड़ा भाई बहुत पॉपुलर था मेरे मतलब दादी वाली फैमिली में, नानी वाली फैमिली में। मेरी बहन भी सफिशिएंटली घुली मिलती, मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। और मेरे को मैथमेटिक्स का बहुत शौक था स्टार्टिंग से। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर जैसे गाड़ियों के नंबर होते हैं, आई यूज्ड टू मेक सेंस ऑफ दैम, राइट। जैसे मतलब एक गाड़ी है, गाड़ी का नंबर था 2277। तो 2277 फिर मैंने सोचा कि यार ये 23 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो ये सब चीजें मैं करता रहता था। और ये जो जीन्स है मेरे फादर की वजह से है। ठीक है, तो मेरे फादर की कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट है। तो मैंने वहीं से चीजें ग्रैब करना चालू किया। मैं बेसिकली मैथ्स में बहुत अच्छा करना चाहता था, हमेशा लाइफ में मैथ्स के अंदर मैं बहुत अच्छा करना चाहता था। मैं अपने पापा को देखता था, वो बहुत अमेजिंग कैलकुलेशंस करते थे। मतलब जैसे 10 लोग बैठे हैं, उनके बीच में वो 10 के 10 लोग है ना, उनसे पूछते थे कि भाई साहब इसका हिसाब कैसे होगा। तो मेरे पापा कुछ कुछ करके दिखाते थे और मतलब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सो आई वाज वेरी वेरी फैसिनेटेड अबाउट दैट। तो मैं सोचता था यार ये कुछ ऐसा कुछ करना है। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। और फिर यही है कि मैं कहीं घुलता मिलता था नहीं, तो मेरे पास पढ़ाई का ही ऑप्शन था। पहले डिस्ट्रैक्शंस तो होते नहीं थे। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। ओके। तो आप हमेशा ऐसे क्लास में टॉप 3 रैंक में रहे या बैक बेंचर थे, फ्रंट बेंचर थे? आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर। ठीक है, तो मैं कभी भी नहीं था क्लास स्कूल एग्जाम में, मैंने कभी भी अच्छा नहीं किया। 10th के अंदर भी मेरी मतलब मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 आए थे, बट मेरी 85% आई थी। और मैं इतना पुराने समय का हूं नहीं कि 85 को अच्छा माना जाए। ठीक है, तो मतलब मेरे टाइम पे भी एक सेंट पॉल्स स्कूल है यहाँ पे, वहां पे एक पूरा सेक्शन था जो मेरे से आगे था। 88% वहां पे मिनिमम परसेंटेज थी, मेरी 85% थी, 85.8 टू बी प्रिसाइज। सो स्कूल एग्जामिनेशन में मैंने कभी अच्छा किया नहीं। ऑल्दो ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि आई वॉज वेरी पॉपुलर इन 9th एंड 10th बिकॉज मेरे मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आते थे। मतलब मेरे 9th और 10th में जैसे 6 एग्जाम हुए टोटल। ठीक है, 2 प्री बोर्ड और एक लास्ट का बोर्ड, और 9th के 3 एग्जाम, 6 के 6 में 100 में से 100 नंबर। अमेजिंग। सो इट वाज अ स्ट्रीक, लाइक एवरीबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस स्ट्रीक कि क्या प्रशांत की स्ट्रीक टूटेगी। 4 बार 100 आ गए, 5 बार 100 आ गए, फिर बोर्ड में भी 100 आ गए, राइट। सो ये 9th और 10th में आई वाज एकेडमिकली पॉपुलर बिकॉज ऑफ माय मैथमेटिक्स, नॉट ओवरऑल नहीं। ओके, ग्रेट सर। तो सर आप बहुत सारे बच्चों के रोल मॉडल हैं, आप बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं। बच्चे भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहती हूँ, आपका रोल मॉडल कौन रहा है थ्रू आउट द जर्नी?
थ्रू आउट द जर्नी मेरे फादर हमेशा से मेरे रोल मॉडल रहे। इनफैक्ट जब वो जैसे गाड़ी चलाते थे पहले, तो मैं ड्राइवर सीट के पीछे बैठता था। फिर पापा ने ड्राइवर रखा तो वो इधर वाली सीट पे बैठते थे, तो मैं उनके पीछे बैठता था। आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस कि यार मैं अगर पापा के पीछे बैठूंगा ना तो मेरे अंदर पापा जैसा दिमाग आ जाएगा। अच्छा। आई यूज टू बी सो लाइक दिस। और फिर मेरे फादर की जो मतलब ब्रांड वैल्यू है, जो इमेज है मतलब कोटा के अंदर, मैं देखता था उनको, वो कहीं जाते हैं तो उनको बहुत अलग से, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल तरीके से देखा जाता। सो आई हैव ऑलवेज आइडलाइज्ड हिम एंड और मैं उनको फिर मेहनत करते हुए भी देखता था। तो अभी लाइक ही 62, फिर भी साल में 4 महीने वो रात को 1-1 बजे तक काम करते हैं। सो सच इज द डेडिकेशन, और पूरा ओनरशिप के साथ काम करते हैं। सो दैट इज व्हाट आई हैव पिक्ड फ्रॉम हिम एंड रोल मॉडल वो मेरे हमेशा रहे। अकेडमिकली अगर मैं बात करूं तो आई हैव ऑलवेज फॉलोड माय टीचर्स, राइट। सो जिस कोचिंग में मैं पढ़ा, ऑफलाइन कोचिंग में, वहाँ के सारे टीचर्स बहुत अमेजिंग थे। मैंने उनको फॉलो किया और फिर फाइनली अच्छी रैंक आई। बिल्कुल। तो सर आपके इतने सारे अचीवमेंट्स हैं और अभी लिस्ट एंडलेस है, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। बिल्कुल। तो सर ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से ही हो सकता है। तो आपने अपनी फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? क्योंकि जब आप 8th-9th में रहे होंगे तो कोई ऐसे ब्रांड तो अवेलेबल नहीं होगा जो प्रॉपर आपको कोचिंग करा रहा है। करेक्ट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड अभी मैं ना, अभी के जो स्टूडेंट्स है ना, मैं उनको थोड़ा सा अनलकी मानता हूँ कि एनटीएससी जैसा एग्जाम है ना, वो अभी हो नहीं रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। एनटीएससी एक बहुत ही प्यारा एग्जाम था जो होता था, एंड मैं ब्लेस्ड था कि मैं कोटा में रहता था। सर आपने 8th में दिया एनटीएससी या 10th में? ओके। तब इंटरव्यू होता था सर? इंटरव्यू होता था, तब होता था। 3 लेवल होते थे एनटीएससी के अंदर। सो अब उस समय क्या हुआ कि 8th क्लास के तक हम लोग थे, मेरी मैथ्स अच्छी थी। अब मेरा दोस्त है ना, मतलब मेरे भाई ने 11th क्लास में बाइक ले ली थी, ठीक है, तो उसकी एक हीरो पुक हुआ करती थी, है ना। मतलब आपको तो समझ में आएगा, ऑडियंस को समझ नहीं आएगा हीरो पुक। बिल्कुल हीरो पुक, तो उसकी हीरो पुक फ्री हो गई थी, मतलब खाली थी उसकी हीरो पुक एक तरह से, ठीक है। अब मैं क्या ना चला के जाता था, मतलब हीरो पुक बेसिकली मतलब चला के जाता था वहां तक, ऑफिस तक क्या, ऑफिस तो अब जाते हैं हम ऑफिस घूम रहा है। तो मतलब कोचिंग तक जाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार अगर मेरे को हीरो बुक रोज चलानी है ना, तो मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। फिर उसके बाद ये था कि मेरे को उस समय, मतलब ये वो टाइम है जब पेटीज है ना, पेटीज एज सच वो आई थी। 5 रुपए की पेटीज मिलती थी, जनरल लोग समोसा खाते थे, तो पेटीज बहुत अच्छी लगती थी मेरे को। वो लग्जरी थी सर। लग्जरी थी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं सोचता था कि यार मतलब अब अपन इतने बड़े हो गए, 9th क्लास में आ गए, तो इतने बड़े तो हो गए कि यार हमें स्कूटी हीरो बुक टाइप चलानी चाहिए और जाके पेटीज खानी चाहिए। ये लॉन्गिंग थी जिससे मैंने एनटीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओह अमेजिंग। मेरे को एनटीएससी का तो एन भी नहीं पता था, ठीक है, और मैंने कभी भी उसके लिए सीरियसली पढ़ाई नहीं की, ठीक है। एनटीएससी के अंदर ये था कि उस समय कंपटीशन रिलेटिवली कम ही था, इतनी फॉर्मल कोचिंग्स थी भी नहीं। कुल मिला के 2 कोचिंग्स थी कोटा के अंदर, एक थी गर्ग क्लासेस, एक थी शायद नाम भूल गया मैं, नकलक ट्यूटोरियल, नकलक और गर्ग क्लासेस, ये 2 चीजें थी। पहले मैं गर्ग क्लासेस के अंदर गया था और मेरा दोस्त था वो लेके गया, तो वो बहुत सीरियस था एनटीएससी के लिए। उसके पापा आईएल में थे, तो वहां पे बहुत अवेयरनेस थी, तो वहां पे बेसिकली मैं गया था। तो ये चीज की वजह से मैंने एनटीएससी की तैयारी की। अब एनटीएससी में ना मैंने सारी गलतियां कर ली। अच्छा। जो एक बच्चा कर सकता है। मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए, वो लोग होमवर्क देते थे, मैंने कभी होमवर्क नहीं किया, कभी टेस्ट के लिए रिवाइज नहीं किया। मैं स्कूल की तरह ले रहा था उसको, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कैसे करना। भाई ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अलग होती है, स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अलग होती है, ये सब चीजें मैंने नेग्लेक्ट कर दी, मैंने सब गलतियां की उससे। और फिर फाइनली ये हुआ, क्योंकि मेरी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी थी। मैं आपको मतलब अपना स्कोर बताऊंगा ना, उस समय अगर आपको याद हो तो 180 मार्क्स का होता था, 90 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी होता था और 90 मार्क्स का ही सैट होता था, ठीक है। तो मेरे 90 में से 90 थे मेंटल एबिलिटी। ओह अमेजिंग सर। इसी के साथ मैं बताती हूँ, मैंने भी एनटीएससी का एग्जाम दिया था, हमको स्कूल वालों ने जबरदस्ती भरवा दिया, हम चले गए एग्जाम देने। हाँ। कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। वहां जाके मुझे पता चला कि मेंटल एबिलिटी नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है। वो कह रहे हैं ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन टाइज। मैंने कहा ये सब्जेक्ट क्या है? तो सर मेरे तो बिल्कुल बेसिक 2-3 नंबर आए थे मैथ में। तो ये कोटा लेने का फायदा है सर, शायद थोड़ा। तो उस समय क्या हुआ था ना कि अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मेंटल एबिलिटी में कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब मैं रिवाइज तो करता ही नहीं था। मेरे बायो में है ना 14 में से 0 मार्क्स, मतलब 35 मार्क्स का बायो होता, मतलब साइंस होता था। साइंस में मेरे, सोशल साइंस में बहुत कम नंबर थे, मैथ्स मेरे 20 में से 20 थे। तो मेरे मैथ्स में सारे क्वेश्चन सही हुए, 20 में से 20। मेंटल एबिलिटी में मेरे सारे सही हुए, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरी उस समय ऑल राजस्थान रैंक 74 आई थी।
स्टूडेंट्स भले ही सर का सोशल स्टडीज स्कोर एनटीएससी में कम हो, पर मैं आपको बता दूं सर ने यूपीएससी की तैयारी करी है और अब सर की सोशल स्टडीज एक सोशल साइंस एजुकेटर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मतलब, और उसका मतलब वैलिडेशन है, मैंने पीटीटी दिया था। हाँ मुझे मालूम है तो सर। फर्स्ट रैंक आई थी मतलब। मतलब सर मुश्किल ही कोई एग्जाम छूटा है अब बस एक कॉमर्स बचा है जिसमें सर जाएंगे तो सब कवर हो जाएगा। पीटीटी वाला लार्जली आर्ट्स का एग्जाम है। हाँ राइट। तो आर्ट्स में तो झंडे गाड़ रखे हमने। हाँ सब जगह सर, सब जगह। तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था आपका। करेक्ट। ठीक है सर। तो फिर सर आप केमिस्ट्री ओलंपियाड की तरफ कैसे शिफ्ट हो गए और आप गोल्ड मेडल लेकर आ गए? मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तो ये भी एक है ना बहुत ही फनी स्टोरी है कि मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। मैंने स्टार्ट किया, मेरे मैथमेटिक्स में पहले टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए 11th क्लास के अंदर, मगर मेरी केमिस्ट्री डूब गई। सर आपने 11th रेगुलर स्कूल किया या आप रेगुलर स्कूल? अमेजिंग। और मैं मतलब अपने स्कूल का हेड बॉय भी था। अरे अमेजिंग। तो मतलब मैं बहुत पॉलिटिक्स करता था। मतलब इलेक्शन लड़े, कैंपेन किया, सब करता था मैं, मतलब ये सब चीजें, और स्पोर्ट्स में था। तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि उस समय और इस समय में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, पहली बात तो ये कि मैं स्कूल तो जाता था, बट मैं स्कूल में कोचिंग का होमवर्क करता था। आई वॉज सो पॉपुलर इन स्कूल कि मतलब मेरे को मानते थे लोग कि यार ये कुछ अच्छा करेगा, तो मेरे को टीचर्स ने अलाउ कर रखा था। Okay. तो जैसे जब मेरी फिजिक्स की क्लास होती थी तो हमारे राकेश सर थे, ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा था यार तू मेरी क्लास में बैठा कर और अपना फिजिक्स का होमवर्क कर लिया कर। ठीक है, तो मेरे स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस तरह से। तो मैं स्कूल भी जाता था। स्कूल जाने का जो सबसे बड़ा रीजन था ना, वो ये था कि सेकंड पीरियड में वॉलीबॉल होता था। ओके। सो मेरे को रोज एक फिजिकल एक्टिविटी करनी होती थी, तो इसलिए मैं स्कूल जाता था। तो क्रिकेट के अलावा आपने वॉलीबॉल भी बहुत खेला है? क्रिकेट एक्चुअली क्या है ना, क्रिकेट के अंदर ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मतलब जब आप बैटिंग और बॉलिंग नहीं कर रहे हो, आप फील्डिंग कर रहे हो, तो वो एक्टिव स्पोर्ट नहीं है। क्रिकेट मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मगर उस समय में वॉलीबॉल, बैडमिंटन ये सब खेलता था। स्टूडेंट सर बहुत पॉपुलर है क्रिकेट में और एवरी फ्राइडे सर का मैच होता है। और सर बहुत बढ़िया खेलते हैं और साथ साथ में सर का डांस तो वायरल हो ही चुका है। तो सर मतलब बेसिकली ऑलराउंडर ही है और कोई चीज छूटी नहीं है। तो मैं खुद बहुत इंस्पायर होती हूँ सर से। तो बताइए सर, केमिस्ट्री ओलंपियाड। केमिस्ट्री ओलंपियाड का मैं बताता हूँ। तो मेरी क्या है ना, मेरी केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर है। पहला टेस्ट में मेरे, आप ऐसा मान लीजिए 100 में से 30 नंबर है बस। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यार, और मेरे को क्या है ना, बहुत फाइट मारनी पड़ती थी केमिस्ट्री के अंदर। अब मतलब मोल कॉन्सेप्ट वगैरह हुआ तो बढ़िया चल रहा था, क्योंकि मैथमेटिक्स तो वो मेरा सब सही चल रहा था। फिर केमिकल बॉन्डिंग आ गया, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड में तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है भाई ये? तो मैंने एक चीज डिसाइड की कि मैंने अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाया कि मैं स्कूल के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का पूरा होमवर्क कर लेता था। ओके। फिर मैं कोचिंग जाता था। हमारे टाइम पे कोचिंग 3 ही दिन होती थी। अच्छा, ऑल्टरनेट। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कोचिंग थी, 3 दिन छुट्टी। ओके। आप होमवर्क करो, रिवाइज करना है। और आप मानोगे नहीं, मैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे केवल केमिस्ट्री पढ़ता था। ओके। मुझे नहीं समझ में आती थी, मैं फिर पढ़ता था। मतलब मेरे को एक चीज जो मेरे टीचर्स ने क्लियर की थी ना, अगर आपकी कोई चीज स्ट्रेंथ है ना, उसको ज्यादा पढ़ने से 10 में से 20 नंबर थोड़ी आएंगे। राइट। जहां पे 10 में से 3 नंबर आ रहे हैं उसको इंप्रूव करो, इससे बढ़िया। तो मैं केमिस्ट्री में लगा रहता था। एंड दैट इज हाउ मैंने केमिस्ट्री इतनी रट ली। मैंने बताया केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाए, मेमोरी मैप्स बनाए, डायरिया लिखी, सब करा मैंने। हर टेस्ट में जिस चीज के क्वेश्चन गलत होते थे मैं उसके नोट्स लिख लेता था, जिसके ऐसे करते करते करते। और वो क्या है ना, ये एक ऐसा एफर्ट है जिसका आउटपुट एकदम से नहीं दिखता है। मगर 1-1.5 साल हुआ उसके बाद केमिस्ट्री ओलंपियाड का मैंने पेपर दिया, एनएसईसी एनएसईपी दोनों दिया। तो फिर मतलब जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग के टीचर, वो रिजल्ट अनाउंस किया, क्योंकि मैंने कोचिंग के थ्रू ही दिया था। तो उन्हीं के पास आया था। आपको पता ही उस समय वेबसाइट वगैरह पे देखता नहीं था कोई। हाँ, राइट। ठीक है, तो उनके पास लिस्ट आ गई थी कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ। तो उन्होंने बताया फिजिक्स का नाम ले लिया सारे, केमिस्ट्री के सारे नाम ले लिए, मेरा नाम कहीं पे भी नहीं, दोनों में ही नहीं। मैंने कहा यार ये क्या है यार, मेरे तो अच्छे गए थे पेपर। मैंने बोला कि, और फिर उसके बाद ना सर चुप हो गए, पढ़ाने लग गए। ठीक है, अब सब मेरे को देखें, क्योंकि मैं उस 12th की बात है, 12th तक मेरा थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो गया था कि मैं फर्स्ट रैंकर था। ऐसा सब मेरे को देखें। ठीक है, फिर सर ने पढ़ाना चालू कर दिया। मैंने कहा ये क्या है? फिर सर ने 5 मिनट तक कुछ चीज लिखाई और फिर मतलब उन्होंने बताया कि अरे हाँ यार मैं एक चीज भूल गया, एक ही स्टूडेंट है जिसका दोनों में हुआ है। और फिर उन्होंने मेरा नाम लिया। सो दैट वाज द मोमेंट। फिर उसके बाद केमिस्ट्री ओलंपियाड का जो सेकंड स्टेज था, उसमें मेरे को वायरल फीवर था। मैंने केमिस्ट्री ओलंपियाड का पेपर देते 3 बार उल्टी की। पेपर देते मतलब 2 घंटे का पेपर था, 2 या 3 घंटे का पेपर था, और उसी के अंदर लिखना था। मेरे लिए वो पहला एक्सपोजर था। हमारे पास ऐसा, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था कि भाई आप पिछले साल के पीवाई यूज करके चले जाओ, किसी ने हमें कुछ नहीं बोला था। खुद ही हमने रॉ टैलेंट के बेसिस पे दिया था। 3 बार मैंने उल्टी की और फिर जैसे तैसे मैंने पेपर किया, और फिर मेरा आईएनसी मैं गया, फिर कैंप गया, वहां पे मुझे आईएनसी का गोल्ड मेडल मिला। अमेजिंग। बट इसमें ना एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है ना, वो यही है कि यू नीड टू चेज योर वीकनेसेस, राइट? एटलीस्ट
मेक देम न्यूट्रल। अगर आप वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनते तो कोई कोई बात बात नहीं है। मगर उनको न्यूट्रल तो करो, वीकनेस मत रहने दो। बिल्कुल। एंड मेरी जो जेई की रैंक है ना, उसमें मैथमेटिक्स का योगदान तो सबसे ज्यादा है ही सही, मगर केमिस्ट्री का योगदान भी बहुत है। हाँ। मेरे केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंटली, मतलब मेरे ऑल इंडिया की अगर रैंकिंग करेंगे ना, तो मेरे केमिस्ट्री में टॉप 10 में मार्क्स थे। ओह अमेजिंग, जबकि वो आपकी वीकनेस थी। हाँ। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इसका तो आपको नोट बना लेना चाहिए कि इफ सर कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। इतनी Yes, मेहनत yes. से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। Correct, correct. सर ऐसा मैंने मैथ्स में किया था बोर्ड में, क्योंकि मेरी भी बहुत हालत खराब थी। तो मेरे प्री बोर्ड्स में कुछ 54 मार्क्स थे, तो मुझे बहुत सेटबैक लगा। आई वाज आल्सो एकेडमिकली गुड स्टूडेंट। तो मुझे लगा कि अगर मेरे बोर्ड में ऐसे नंबर आ गए तो ये तो मेरे पूरी जिंदगी मेरे साथ चलेंगे। Correct. और मुझे मैथ्स चमकती ही नहीं थी, मतलब मैं नंबर से बहुत घबराती थी। फिर मैंने बहुत मेहनत करी, मुझे भी एक टीचर मिले, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। 1.5 महीना मैं मैथ्स पे लगी रही एंड देन फाइनली बोर्ड में आई स्कोर्ड 89। नाइस। तो हाँ, मतलब वो 89 मेरे लिए इतना बड़ा अचीवमेंट था कि 54 से 89, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो वो मुझे भी वही लगता है कि अगर आप लग जाओ, मेहनत करो तो एनीथिंग इज पॉसिबल। ये सेम चीज मैंने इंग्लिश में की थी। मेरी मतलब इंग्लिश में मेरे को, मतलब मैं ऐसा था कि लिखता ठीक ठाक था, मेरी राइटिंग खराब थी ऑल्दो, बट मैं ग्रामेटिकल एरर्स बहुत करता था। तो मेरी 10th क्लास के अंदर 69 मार्क्स आए थे, एंड फ्रॉम दैट 12th में मेरे 87 मार्क्स आए। तो वो मैं बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। तो सर अब बात करते हैं सबसे बड़ा अचीवमेंट आईआईटी का। आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो पता चल जाता है कि बढ़िया चल रहा है, सब सही है, पर इतनी अच्छी रैंक एक्सपेक्टेड थी? मतलब देखिए, मेरे बैक ऑफ द माइंड कभी आया ही नहीं एक्चुअली कि मेरी क्या रैंक आएगी। मैंने 2 साल में कभी नहीं सोचा कि मेरी रैंक क्या आएगी। मेरे टीचर्स मेरे को बहुत बोलते थे स्कूल के। जैसे मेरे को याद है अभी भी 12th क्लास के अंदर स्पोर्ट्स मीट हो रही थी, क्रिकेट का फाइनल चल रहा था। तो मैं वहां पे था, वो सर कमेंट्री कर रहे हैं, इस बच्चे को अपने टेस्ट देने चाहिए और ये यहाँ पे खेल रहा है। मैंने कहा यार भाई, मैं देख लूंगा आपकी प्रिपरेशन। मतलब वो क्या, सर मेरे को जानते नहीं थे जो कमेंट्री करते थे। वो मतलब बस ये सोच रहे थे, क्योंकि उनको बहुत अननेचुरल लग रहा था कि यार आईआईटी का इतना सीरियस एस्पिरेंट है, फिर भी यहाँ पे बैठा हुआ है। और मेरे से 1 साल पहले ही जस्ट ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी हमारे स्कूल से। ओके। वो बच्चे ने ना 11th में डमी किया था। अच्छा। ठीक है, तो वो गया ही नहीं स्कूल। तो उनको लग रहा था ऐसे ही आती है रैंक, तो ऐसे ही आती है, जबकि इतना कुछ नहीं था। मैंने बताया ना, जैसे कि मैं स्कूल के अंदर भी पढ़ाई करता था, ऐसा नहीं कि मैं मजा ही कर रहा हूँ स्कूल के अंदर। तो वो ये चीज थी। तो टीचर्स रियलाइज कर रहे थे। मेरे घर पे तो बिल्कुल माहौल नहीं था। मेरे घर वाले तो कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरे पापा 12th तक पढ़े हुए हैं, मेरी मम्मी 10th तक पढ़ी हुई है। उन्होंने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि भाई पैसे देने दे देंगे, जहाँ पे कोचिंग जाना है वो कर लेना, ये सब चीज थी। उन्होंने मेरे को घर पे तो माहौल नहीं था कि क्या रैंक आएगी, कैसे आएगी, कुछ नहीं था। ठीक है, अब फिर जब जैसे से 12th खत्म हुई ना, तो मैं क्या अपनी कोचिंग में फर्स्ट रैंक हो गया। अब मेरी कोचिंग के पिछले सालों से जितने भी फर्स्ट रैंक करते हैं, सबकी टॉप 100 रैंक आई थी। ओके। तो उस लॉजिक से मैंने सोचा मेरी भी आनी चाहिए। हाँ। मेरा ये था कि मेरी भी आनी चाहिए। फिर केमिस्ट्री ओलंपियाड में सिलेक्शन हो गया। तो ये सब इंडिकेशंस होते हैं बेसिकली, राइट। तो फिर मेरे को था कि यार आनी तो चाहिए रैंक। तो एक्सपेक्टेड था, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था, बट मैं टॉप 100 लेके चल रहा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी फिजिक्स में मेजर वीकनेस थी। जनरली किसी भी बच्चे के साथ, ऑल्दो मैंने एनएसीपी क्वालिफाई किया है, बट मेरे को उतनी फील नहीं थी। ओके। राइट। तो फिजिक्स के अंदर मेरे को थोड़ा सा वीकनेस फील होती थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब कि टॉप 100 में तो था मेरा, 51 से 100 के बीच में, बट 42 रैंक आएगी ये नहीं सोचा था। मैंने टॉप 50 में आ जाएगी ये नहीं सोचा था। सर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये मतलब लाइक इन द हाइंडसाइट एवरी ईयर व्हेन आई टीच स्टूडेंट्स, मैं इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स देखता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, फिर उनकी रैंक 100 के बाहर आती है, तो मैं सोचता हूँ कि यार सही में मैं बहुत टैलेंटेड रहा हूँगा। कभी कभी खुश होते हैं इस चीज से। और क्या, सही बात है सर। ये सब छोटी छोटी हैप्पीनेसेस है हमारी लाइफ की। मतलब आई थिंक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आईआईटी मुंबई सपना है लोगों का, अंडर 50 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो सर आपने ग्रेजुएशन किया मुंबई से, सब कुछ बिल्कुल वेल सेटल था, आपको बहुत अच्छा जॉब ऑफर भी आया, और आप अगर वो जॉब ले लेते आज तो आप शायद अब्रॉड। हाँ नहीं, मैंने ली थी, 6 महीने था मैं वहाँ पे। की है जॉब आपने? हाँ, मैंने 6 महीने जॉब की थी वहाँ पे, एम्स्टर्डम था मैं, और मेरी हाईएस्ट पैकेज लगी थी उस समय की। और जॉब वाज अमेजिंग, है ना। मतलब एक्सट्रीमली, जो बेसिकली लग्जरी होती है ना एक, तो मतलब जैसे मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आते थे उस समय। मेरे को समझ में भी नहीं आता मैं क्या करूँ। 22 साल का था मैं उस समय, राइट। मैंने पहले महीने तो बहुत स्पेंड किए, फिर मैं स्पेंड करते करते थक गया। मतलब यार देखो, ये सब चीजों का कोई लिमिट नहीं है कि आपने मान लो आईफोन खरीद लिया, चलो ठीक है, आईफोन तो ठीक है, फरारी खरीद रहे हो, मतलब ये इसका तो कोई लिमिट नहीं है ना। आप ये पावर ऑफ एजुकेशन सर, आई गेस। मतलब खर्च करने में तो कितना भी खर्च कर सकते हो, मगर जो चीजें चाहिए थी ना जरूरत की, वो सारी मैंने खरीद ली थी। तो बेसिकली मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, बट मेरे को खाने का बहुत इशू होता था। अच्छा।
आई एम मतलब प्योर वेजिटेरियन, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी खाने की, मतलब बहुत ज्यादा। और बेसिक लेवल पे क्या ना, मेरे को घर का खाना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा यार कि या तो यूपीएससी करेंगे, फिर मैं यूपीएससी के लिए आया। हाँ। और आपने जॉब क्विट कर दी? जॉब मैंने क्विट कर दी थी दिसंबर 2012 में। एक हफ्ते मैंने इटली घूमा। अच्छा। और फिर मैं आ गया, और फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने यूपीएससी की तैयारी की। मेरा एक विजन था पहले, है ना। और मैं यहाँ पे ऑडियंस को ये चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये आपका जो विजन होता है ना, वो एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बेस पे होता है। जैसे मेरे साथ था कि यार मेरे पेरेंट्स का काफी अच्छी खासी मतलब सेटल्ड है, वो मनी है, तो मेरे को मनी मैंने कभी चेज नहीं की। तो मैं वैल्यूज चेज कर रहा था, इम्पैक्ट चेज कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार आईएएस के अंदर वो हो जाता है कि आईएएस बनेंगे, राइट। बट जब मैंने काम देखा ना कि आईएएस में ये होता है, आईपीएस में ये होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, बट आई कैन नॉट डू इट। ओके, ठीक है। तो अब लोग मुझे बोलते हैं कि आपने 1.5 साल वेस्ट कर दिया इसके अंदर। वेस्टेज कुछ नहीं होता, वेस्टेज नहीं है, राइट। वेस्टेज कुछ भी नहीं होता। आप जो भी करते हो ना, कुछ भी करते हो, आप उसमें या तो सक्सीड करते हो या फिर लर्न करते हो। देयर इज नो फेलियर। ठीक बात है सर। तो मैंने आज जैसे मेरे अंदर ये सेटिस्फेक्शन है। आज लोग मुझे बोलते हैं ना कि यार तू यूपीएससी का एक और अटेम्प्ट देता तो तू हो जाता। मेरे को कोई गिल्ट नहीं है इस चीज का। मेरे को भी पता है कि मैं हो जाता, बट मेरे को करना ही नहीं था वो। सो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड। फिर मैंने वहां पे इंटर्न की, छोटे बच्चों को पढ़ाया। सो आई कुड हैव इजीली जॉइंड एज अ आईआईटी एजुकेटर। कोटा के अंदर आ सकता था। खाने का बहुत बढ़िया, फैमिली के साथ रहने की इच्छा थी मेरी, वो सब चीजें हो जाती और आईआईटी एजुकेटर बन जाता, रिलैक्स लाइफ रहती। बट आई चोज 6th से 10th। नहीं, यू वर आल्सो देयर, राइट? तो मतलब मैं जब सबसे पहले दोस्तों मैंने अपने कोटा में एजुकेशन जर्नी स्टार्ट की, तो मैम वहाँ पे ही थी। हम लोग का काफी अच्छे इंटरेक्शंस हुए हैं। आईजेएसओ जो एग्जाम है उसमें हम लोगों ने साथ में काम किया है स्टार्टिंग में 2014, 15, 16 में। सो मैंने 6th से 10th यही इसीलिए चूज किया क्योंकि यार जो वैल्यू बिल्डिंग का दिमाग में था ना, इम्पैक्ट का, वो 6th से 10th के बच्चों में डाला जा सकता है। मुझे उस समय वो आपको पता ही है, SA1 SA2 का सिस्टम था, तो उससे क्या बच्चों की जो रिटेंशन कैपेबिलिटीज है वो बहुत कम हो गई थी। बच्चों पे वर्क बहुत किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब कोई आज कितना भी बोले, जितने भी टीचर्स हाईलाइटेड है कि इन्होंने AR1 दी है, ये सब दी है, द रियल हीरोज आर फाउंडेशन एजुकेटर्स, स्पेसिफिकली लाइक यू। मतलब आपने इतने सारे बच्चों की फाउंडेशन बनाई है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जितने बच्चे रैंक लाना, आप तो देखो ना पिछले सालों के जितने भी टॉपर्स हैं, सब के सब 9, 10 में कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, राइट। जो नहीं पढ़ा वो उसकी नहीं आती नहीं आजकल। आती, और मैं खुद एग्जांपल हूँ। आप देखो ना 9, 10 में मैंने NTSC की तैयारी की थी, राइट। तो जब मैं खुद अर्ली स्टार्टर था, मैं अपने टीचर्स को उसका क्रेडिट देता हूँ। मेरे साथ जो 11th 12th में आए थे फ्रेश, उनको बहुत दिक्कत होती थी 11th में, मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुई इतनी। सो बिल्कुल ठीक बात मैं है। ये मानता हूँ कि लाइक पीपल लाइक यू हु मेक फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट्स आर द रियल हीरोज। जो ये इतना वो है ना, मतलब ऑल्दो इन सब चीजों को इतना भी स्टार्टअप नहीं मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट। तो सर जो आप सोच के आए थे वो आपने करा। यू हैव मेड अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट, स्पेशली इस सेगमेंट में। एंड आई हैव सीन द चेंज जो सर लेकर आए हैं। आई हैव बीन वर्किंग विद हिम, तो वो चेंज है सर, डेफिनेटली है। एंड सर आज से 10 साल बाद आप खुद को और एजुकेशन इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? So see, like if I talk about myself, right, I have a personal ambition, ठीक है, जो वो है कि I want to be one of the topmost educationist of India. वो आप हैं सर। नहीं, लाइक अभी देखो, अभी क्या ना, एक सर्कल के अंदर है, कुछ जगह पे कर रहे हैं, बट मतलब आई वुड वांट कि 10 साल बाद जब गवर्नमेंट मान लो 6 से लेकर 10th क्लास की कुछ पॉलिसी बना रही है, सो दे इनवाइट मी एज अ पैनलिस्ट. So this is the amount of work which I want to do, right? This is one. Second, ये पहली चीज है. Second, I have a personal target of writing, मतलब in total 42 books. अच्छा, okay. You can relate to the number, yes, right? definitely. Everybody will. Right. So I have a personal target to write 42 books. I've already written 19 books. ठीक है, author को author मिला करके. तो 42 books मेरे को लिखनी है. So 23 books अभी मुझे लिखनी है. So this is the like second thing. And third, ये कि जैसे अभी ISI के अंदर मेरे स्टूडेंट की फर्स्ट रैंक आ गई थी. ISI एक हो गया. फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला बच्चा जो मैथ्स में मेडल लेके आए, ये दूसरा मेरा टारगेट है. ISI हो गया है, ये है टारगेट दूसरा. फिर अभी JEE मेन में AR1 हो गई है. JEE एडवांस के अंदर AR1 आ जाए.
ये मतलब ये अब देखो, मैं इन टारगेट्स को एक्चुअली रियल टारगेट्स नहीं मानता, क्योंकि दीज आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट्स, राइट? तो अगर ये हो जाता है तो आई वुड बी वेरी लकी, है ना, कि मेरे कोई स्टूडेंट या मेरा कोई नोन बच्चा जिसने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, रिकॉर्डिंग देखी हैं, कुछ भी देखे, वो पढ़ करके वो वहां तक पहुंचा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट लाइक दिस इज व्हाट इट इज। मतलब 10 साल के अंदर मैं अपने आप को, बट हाँ ये चीज है कि आई सी माई सेल्फ इन द एजुकेशन सेक्टर ओनली। नहीं सर, डेफिनेटली आप छोड़िएगा भी मत, क्योंकि मतलब ही इज वेरी पॉपुलर कोटा में भी, एवरीवेयर अक्रॉस, अब तो ही इज वेरी पॉपुलर, और आप छोड़ेंगे एजुकेशन तो एक सेटबैक है एजुकेशन इंडस्ट्री को। सर आज आप 30s में है आई गेस, तो 10 साल पीछे वाले प्रशांत जैन को आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए 10 साल पहले वाले और यही एडवाइस हमारे आज के स्टूडेंट्स के लिए भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब अपने आप को, एक है ना मेरे लाइफ में जो सबसे अच्छी चीज की है ना, मैंने देखो 2 स्टेजेस होती है इंसान की। एक होती है इनडिसिसिवनेस, कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि यार मुझे क्या करना है, और एक होती है बहुत फास्ट डिसीजन लेना और वो उनमें गलत हो जाना। ओके, हेस्टी डिसीजन जिसको बोलते हैं। तो मेरा पर्सनल मानना है कि ये दोनों में से बेटर सिचुएशन है हेस्टी डिसीजन वाली। ओके, है ना, मैंने बहुत डिसीजन हेस्ट में लिए, कुछ गलत हुए हैं, कुछ सही हुए हैं। जैसे मैंने एक बुटीक स्टोर खोला था, तो हाँ, मेरे को I remember. 1.5-2 करोड़ का नुकसान हो गया। हाँ, सो दैट वाज अ हेस्टी डिसीजन कि यार मेरे डोमेन की चीज थी नहीं, मैं बैठ नहीं पा रहा था वहां पे, तो मुझे नहीं खोलना चाहिए था, राइट? तो आई लर्नड। तो ये चीज मतलब मेरे बारे में, मैं अपने बारे में अच्छी मानता हूँ कि लाइक आई हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट, ओके, आई हैव डन थिंग्स, है ना। तो अभी मेरा एटीट्यूड लाइफ में ये है कि यार इनडिसिसिवनेस नहीं होनी चाहिए, चीजें करो एंड डू एंड मेक देम राइट। अगर वो उस समय राइट नहीं भी है तो मेक देम राइट, मेक देम राइट। यस, वेरी वेल सेड। ये चीज सोचनी चाहिए। अगर आप एडवाइस की बात करेंगे तो मैं अपने आप को ये एडवाइस करूंगा, जब मैं 23 साल का था, ठीक है ना, सो मैं बस ये चीज बोलूंगा उस पर्सन को कि उसी समय स्पोर्ट्स पिक करना चाहिए था। मैंने अलग बीच में 5 साल स्पोर्ट्स नहीं खेला, 22 से 27 साल के बीच में मैंने स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं खेला। तो मैं अपने आप को यही एडवाइस करूंगा कि स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना चाहिए था उस समय। ओके, तो मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं अभी, उनको भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। 101%। ठीक है, एंड बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि टेक अ डिसीजन एंड मेक इट हैपन, उसी को सही करो रादर देन कंफ्यूजन की स्टेट में रहना। और सर फाइनल एडवाइस आप बच्चों को क्या देंगे ताकि वो भी आपके जैसे सक्सेसफुल हो? क्योंकि बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम जैसे आपने किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू किया या सर का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो भी कुछ ऐसा करे कि वो यहाँ पर आके अपना इंटरव्यू दे। करेक्ट। तो बच्चों से मैं बस यही चीज बोलूंगा कि अभी है ना, देखिए आप लोग सब एक फॉलोअर्स हैं, है ना। जो सबसे बड़ी गलती अभी आप लोग कर रहे हैं वो ये चीज कि आप अज्यूम करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें पता है और आप पढ़ाई को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। एवरी लीडर हैज बीन अ ग्रेट फॉलोअर फर्स्ट। आप किसी को भी ले लीजिए, किसी भी XYZ किसी भी पर्सन को ले लीजिए, दे हैव लर्नड टू फॉलो पर्टिकुलर थिंग्स, उसके बाद ही वो लीडर बन पाते हैं। तो आप लोग है ना, एक एकेडमिक्स आपकी प्रायोरिटी है, उसके लिए आप एक अच्छे एवेन्यू को चूज करें और उनको फिर रेगुलरली फॉलो करें, ब्लाइंडली फॉलो करें। आप फोमो में ना रहें, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना आपको कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी ना करें। एक चीज पे स्टिक कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हॉबीज अपनी जो भी है उसको बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप दोस्तों मैनेज करके पढ़ोगे ना, मतलब रेगुलरली पढ़ोगे, तो आपको कभी भी किसी एक दिन में 12 घंटे 13 घंटे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली के 6-7 घंटे पढ़ो, हो जाएगा उसमें, ठीक है। और अपनी लाइफ को है ना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो, ठीक है। अभी आप में से काफी सारे लोग फोन्स के स्लेव्स हो, राइट? मतलब दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड बट इट इज ट्रू ऑल्सो, ठीक है। आपकी मैक्सिमम चीजें किसी और चीज से डिराइव हो रही है, आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अपने टाइम को कंट्रोल करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल। तो सर बच्चे जरूर आपकी एडवाइस मानेंगे एंड लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करेंगे कि यहाँ बैठे, और हो सकता है एक दिन पीजे सर आपका इंटरव्यू ले। करेक्ट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।